आप देख रहे हैं योर मनी। अर्णव पंड्या हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। सनी जैन है हमारे साथ। सनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सनी, आप बताइए आप कैसे हैं और क्या। बिल्कुल आपकी ऑडियो क्लियर है। क्या सवाल लेकर आए हैं? मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो किसी फंड का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, अगर उसका साइज एक कॉर्पस बहुत बड़ा, क्या वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है क्या? ठीक है, तो आपने कहा कि बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि जो एयूएम होता है, एयूएम का साइज जो होता है वो कितना इम्पैक्ट डालता है म्यूचुअल फंड स्कीम पर, करेक्ट? यही पूछना चाहते हैं आप? सवाल मेरा ये था। और दूसरा सवाल मेरा एक और है मैम, इसी से जुड़ा हुआ। मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। मैं पहले भी सीएनबीसी आवाज पे अपनी क्वेरी दे चुका हूँ। मैम जब बेयर मार्केट आता है तो बेयर मार्केट में हम कैसे उन फंड्स का सिलेक्ट करें जो हमें डाउनवर्ड प्रोटेक्शन दे सके? ओके, ठीक है। तो अर्णव, आपने सुना है इनका सवाल। पहले तो यही जानना चाहते हैं कि एयूएम का साइज क्या स्कीम की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है या फिर नहीं, या फिर जो कम एयूएम साइज के फंड हाउस होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं, और कैसे चुनना चाहिए इन्हें, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड? देखिए, जब भी आप एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करें तो आपको एयूएम यानी कि एसेट्स कितने हैं वो तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एसेट्स बहुत बढ़ जाते हैं कोई फंड में तो फिर फंड मैनेजर को उसे मैनेज करने में या इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन में उसके चॉइसेस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई फंड 40-50 हजार करोड़ का हो गया तो उसमें आपको यानी कि फंड मैनेजर को लार्ज कैप्स ज्यादा ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ये तकलीफ हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार जब मिड और स्मॉल कैप फंड्स के एसेट्स बढ़ जाते हैं तब ये फंड्स उसमें नया निवेश रोक देते हैं, क्योंकि उनके पास मिड और स्मॉल कैप के सेक्टर में इतने स्टॉक्स नहीं है जो लिक्विड हो और जो उन्हें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सके। तो अगर उसी तरह अगर जो एसेट्स बहुत छोटे हैं तो वो भी एक तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि थोड़ा रिडेम्पशन प्रेशर आ गया तो फिर फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बेचने पड़ेंगे। तो आपको बहुत छोटी एयूएम वाला भी फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार का रिस्क होता है। लेकिन सिमिलरली बहुत बड़े एयूएम का भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये थी कि जब हम बेयर मार्केट में आते हैं तब आपको सिर्फ बेयर मार्केट के लिए आपको म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। म्यूचुअल फंड आपको वही देखना है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता है, और आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जब बाजार गिरता है तब ये फंड कम गिरता है, सिमिलरली जब बाजार बढ़ता है तब ये ज्यादा बढ़ता है। ये म्यूचुअल फंड का गोल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट्स जब गिरते हैं तो इक्विटी फंड्स में गिरावट आएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपने कोई फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से फंड इवन इन टफ टाइम्स भी आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है ताकि आपको जो म्यूचुअल फंड का गोल है आउट परफॉर्मेंस, उसका पूरा फायदा मिले। ओके, ठीक है। चलिए, तो तमाम बारीकियां आपको बताई हैं आपके क्वेश्चन से जुड़ी हुई। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा अपना सवाल भेज भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब गिरीश कुमार से बातचीत कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ हैं गिरीश जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। एक्चुअली मैम मैं ये 40,000 का अपने वीपीएफ में करता था, तो जी तो वीपीएफ में करता था। तो अभी ये जब से इंटरेस्ट पे टैक्स लगने लगा तो पिछले साल से मैंने कुछ फंड में 3 फंड में 5-5 हजार की एसआईपी शुरू की है। तो मैं जानना चाहता था कि ये ठीक है मेरा सिलेक्शन और ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, तो आप अब ऑलरेडी कैनरा रोबोको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, डीएसपी, निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड इसमें डाल रहे हैं, और आपको 5 साल में 10 से 15 लाख का आपका टारगेट है। इससे पहले आपने किसी और स्कीम में डाली हुई थी। तो पूछते हैं क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर इन्होंने ये एसआईपीज स्टार्ट की हैं, क्या स्ट्रैटेजी इनकी सही है और क्या सजेशन है? देखिए, इसमें मेरा कंसर्न 2 चीजों पर है।
एक तो ये है कि इनका जो टाइम फ्रेम है निवेश का वो सिर्फ 5 साल का है, यानी कि अपने गोल के वो बहुत लंबा नहीं है। तो जब आप इक्विटी फंड्स चूज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप गोल पास में आता है तो आपको धीरे धीरे करके डेट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बाय टाइम 3-3.5 साल का हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इनकी एज 58 है, तो अगर ये पैसा जो इक्विटी में जा रहा है वो उनके बेसिक नीड्स के लिए जरूरी नहीं है, यानी कि अगर उनको इसमें से रेगुलर इनकम नहीं चाहिए तो इन्होंने जो एलोकेट किया है वो ठीक है। अब इनको निवेश करना है 18,000 टू गेट टू द गोल, तो उसमें से 15,000 तो वो कर ही रहे हैं। तो ये दो चीज अगर जो कंसर्न मैंने दोहराई है वो अगर पूरी हो जाती है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है तो पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, ये इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और खास करके जब 3 साल पूरे हो जाए और 2 साल बाकी हो अपने गोल के लिए, तब धीरे धीरे करके ये जो इक्विटी का पैसा है वो उनको डेब्ट में शिफ्ट करना देना चाहिए, ताकि एंड में अगर कोई इक्विटी में वॉलेटिलिटी आए तो उनके गोल को अचीव करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर। चलिए, वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का भी। अर्णव, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। अर्णव ने कुछ फंड्स पे निकाले, वो आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं फटाफट से। ये बेसिकली उन व्यूअर्स के लिए हैं जो इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं, बिगनर हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इन 4 फंड्स को आप नोट कर लीजिए अगर आप अर्णव की चॉइस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें SBI ब्लू चिप, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।